हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 23 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ पार्ट 3। और अब से आप लोगों का लेक्चर अपलोड होने का टाइम यही रहने वाला है, दैट इज़ 11 AM। ठीक है, पहले 10 AM पे होता था, बट अभी आप लोगों की जो करंट अफेयर्स की रील्स हैं वो भी अपलोड होने लगी हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम गैप मेंटेन करने के लिए 11 AM पे आप लोगों के जो लेक्चर्स हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड हुआ करेंगे। ऑलराइट, तो उसी हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक चीज़ को आप इंश्योर करिए कि आप लोगों ने 20+ लेक्चर्स में आप आ चुके हैं। उम्मीद तो यही है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपने पीछे के लेक्चर्स कर लिए हैं, यानी कि आपने 22 लेक्चर्स कर लिए हैं। तो अब आपका ये काम बनता है कि आप डेली बेसिस पे इवैल्यूएट ज़रूर करें। वो तो मैंने पहले भी आप लोगों को करने को बोला था कि आपके 20 में से कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर कब तक, हमने लगा था इतने लेक्चर्स होंगे और कब तक चलेगा ये वो। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, जो अभी एसएससी या फिर कुछ और भी अदर एग्जाम्स हुए हैं उनके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए, यानी कि PYQs ही यहाँ पे मैं उठा रहा हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन नए आ रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू, आपका जो सर्कल है वो बड़ा होता रहना चाहिए। कोर चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि बार बार हमारी रिपीट हो। और ये भी मैंने आपको बोला है कि अगर आपकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और सब कुछ, मतलब कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, नहीं भी किया तो भी सच को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें रेगुलर रहेंगे तो भी बहुत हद तक वो सफाइस करेगा, बहुत हद तक। ठीक है, बहुत मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको निकाल के देगा। लेकिन अगर आपका हो चुका है तो फिर बस आपको ये डेली के 20 क्वेश्चंस करते रहना है, या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूँ कि ये वीडियो अब में आपको रेगुलर रहना है। और जीके के अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी, बिकॉज कुछ टाइम तो आप जीके में डिवोट करेंगे ही ना। ठीक है, और धीरे धीरे जब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी रिपीट होने लगेंगी, तो जो बर्डन है वो आपका धीरे धीरे और कम होने लगेगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं से तो करेंगे ही, मतलब रिवीजन तो करते ही रहना है ना आपको जीके। जैसे कि मैथ्स भी आपको टच में रहना है, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, तो वैसे जीके भी। तो उसी तरह इसको ऐसे इस तरह से मान के चलिए कि भाई डेली बेसिस पे जो मुझे जीके का एक कोटा है वो इस लेक्चर से कंप्लीट करना है, बस खत्म बात। ठीक, और यहाँ पे मेरी कोशिश ये रहती है कि वहाँ उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड सारी चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, सो दैट आपका होलसम रिवीजन होता चले साथ साथ। ऑलराइट, और अगर आपने चीज़ें नहीं भी करी हैं, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं सर हम स्टेनो के लिए पढ़ रहे हैं, आप तो सीजीएल CHSL का नाम लेते रहते हैं, तो ऐसा ठीक है, यानी कि इसका मतलब आपने PYQs देखे ही नहीं है अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि MTS में आया, SSC GD में आया हुआ वो जो राजस्थान का लिटरेसी रेट था कि मतलब सबसे ज़्यादा मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में कहाँ पे डिफरेंस है, वो SSC GD में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो CGL के मेंस में इस बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है कि इसका अलग है उस GK और उसका अलग है GK। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एलोरा केव्स। एलोरा गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एलोरा केव्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 24 मोनास्ट्रीज ओनली। ठीक है, थोड़ा एक्सट्रीम कीवर्ड टाइप है। फैक्ट विद डेटा, यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, 24 मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स एक्सटेंडिंग ओवर मोर देन 2 किलोमीटर्स, अगेन अ फैक्ट। तो तीन चीज़ें हैं जो कि हमने ये पढ़ी हैं कि वो किसी स्टेटमेंट को गलत बनाती हैं, जैसे कि एक्सट्रीम कीवर्ड, डेटा, फैक्ट, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, इट इलस्ट्रेट्स द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस दैट वॉज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पे ना कोई डेटा, ना कोई फैक्ट, ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है। ये सही है, ये गलत है। गलत क्यों है ऊपर वाला? बिकॉज 24 नहीं 34 मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स हैं एलोरा केव्स में। तो आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा, ओनली 2। अजंता और एलोरा, ये नाम आप दोनों एक साथ सुनते होंगे। क्या हैं? गुफाएं हैं। अजंता केव्स और एलोरा केव्स दोनों ही महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अजंता केव्स ऐसा नहीं कि बहुत पास हैं, दोनों के बीच में फासला लगभग आई थिंक 100 किलोमीटर रफली होगा अजंता और एलोरा केव्स के बीच में। तो अजंता जो केव्स हैं ये पहले बनी थी अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाका टाका किंग। ठीक है, वाका टाका किंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पे वाका टाका प्रिंस रूल कर रहे थे, ये वाला जो रीजन है। ठीक है, तो वाका टाका किंग्स के द्वारा इसको बनवाया गया था, किसको पैटर्नाइज करने के लिए, फिर किसके लिए? तो ये बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स होते थे उनके लिए। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए मेनली ये होती थी। तो आप ये बोल सकते हैं कि बुद्धिस्ट टेम्पल्स यहाँ पे एक तरह से कंस्ट्रक्ट थे। और हमने ये पढ़ा था बुद्धिज्म में कि चैत्य और विहार क्या होते हैं। तो चैत्य होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं। एंड विहारा जो होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, जहाँ पे ये लोग रहते हैं। राइट, अजंता केव्स को चलो ये मैं बाद में बताऊंगा एक साथ, क्योंकि दोनों को एक साथ ही मिला था ये। तो एलोरा केव्स पे आते हैं पहले। ठीक है, एलोरा केव्स ये बाद में बनी थी इनसे। इसमें टोटल 34 केव्स हैं या फिर टेम्पल्स हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा। और इसमें जो केव्स हैं ये सारे धर्मों के लिए हैं, यानी कि बुद्धिज़्म के लिए भी है, जैन्स के लिए भी है,
एंड ब्राह्मण्स यानी हिंदूज़ के लिए भी यहाँ पे केव्स बनाई गई थी। और इनको किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। 34 केव्स में जो 16th नंबर की केव है उसमें है आपका ये वाला जो टेम्पल है कॉल्ड एज कैलाश टेम्पल। ये हम लोग आई थिंक पहले भी देख चुके होंगे, कैलाशनाथ करके जो शिव भगवान का पर्वत है जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन किया था, तो उन्हीं के नाम पे ये कैलाश टेम्पल। और ये एक मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक मतलब है कि सिंगल स्टोन, मोनो का मतलब एक, लिथ का मतलब स्टोन, तो मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, रॉक से काट काट के बनाया गया था। और इसको औरंगजेब ने 1000 लोगों को इसमें मतलब लगा रखा था 3 साल तक कि इसको डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था इसका ये औरंगजेब, ठीक है। तो ये एक मोनोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर है कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा केव्स में आपको देखने को मिलेगा। दोनों को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का जो दर्जा है वो 1983 में मिला था, ठीक है। 1983 में 1983 में यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। अजंता एंड एलोरा की अगर बात करें तो अजंता और जो एलोरा हैं ये सह्याद्री जो रेंज है। सह्याद्री क्या होती हैं? कुछ नहीं, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, पश्चिमी घाट, उनको महाराष्ट्र में सह्याद्री रेंज बोलते हैं, तो उसी में लोकेटेड है ये, जहाँ से हमारी बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गोदावरी यहीं से निकलती है वेस्टर्न घाट से, और वो सह्याद्री से ही निकलती है। सह्याद्री मतलब महाराष्ट्र वाला जो वेस्टर्न घाट है। यहीं से आपकी कृष्णा भी निकलती है महाराष्ट्र से ही, ठीक है। कावेरी नीचे से निकलती है कर्नाटक से, लेकिन है तो वो भी वेस्टर्न घाट, ठीक है। एंड यूनेस्को का हेडक्वार्टर में बता दिया पेरिस, फ्रांस। वही पेरिस, फ्रांस, जहाँ के अभी पहले गे प्राइम मिनिस्टर बने हैं गैब्रियल अटल, जहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अभी इंडिया की विजिट पे थे, ठीक है। और जो कंट्री पहला यूरोपियन कंट्री बन गया, अभी 2 दिन पहले का ही न्यूज़ है, जिसने इंडिया का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अडॉप्ट किया है। और ये पहला कंट्री यूरोपियन कंट्री बन गया जिसने डिजिटल शेंगन वीज़ा इशू किया है बिफोर दी पेरिस ओलंपिक्स 2024, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अभी और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। निम्नलिखित में से किसे मौसम और जलवायु का तत्व माना जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो किसको तत्व माना जा सकता है, एलिमेंट माना जा सकता है? तो पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, SSC ने पूछ लिया था पीछे, कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं जो हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स हैं, उनके बारे में बात करता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स हैं वेदर के केस में डे टू डे, जैसे कि आज, जैसे अभी हम लोग के नॉर्थ इंडिया में बारिश थोड़ा सा चल रही है ना, अगर आप लोग UP या फिर बिहार इधर आसपास इलाकों से होंगे तो आपको पता होगा कि अभी थोड़ा बारिश चल रही है 2-3 दिन से, पिछले दिनों से। तो ये जो बारिश का रीज़न है पहले है क्या, ये समझ लें क्या। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिनको कि कौन लेके आता है? जिनको जेट स्ट्रीम्स, जेट धाराएं लेके आती हैं, जो कि अपर ट्रोपोस्फियर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में चलने वाली बहुत ही तेज गति की हवाएं हैं, अपर ट्रोपोस्फियर में ब्लो होने वाली वेरी हाई स्पीड विंड्स हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को कौन यही लेके आती हैं इन दी नदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। अब वेदर जो होता है ये डे टू डे सर्कुलर, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि कानपुर का जो वेदर है वो अभी रेनी है, क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसलिए। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ के क्लाइमेट रेनी है ना? ऐसा थोड़ी ना ये यहाँ पे रेनी। हाँ, मौसिन राम मेघालय का बोल सकता हूँ, बिकॉज वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है, या फिर जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे कि हमारे केरल वगैरह के, तो वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वहाँ क्लाइमेट है। क्योंकि क्लाइमेट में हम 30 साल के डेटा को लेते हैं, कि 30 साल तक का यहाँ पर वेदर का एक एवरेज हम लेते हैं, ठीक है, 30 ईयर्स का। ये पूछा था कितने साल का लेते हैं, तो 30 साल का, और तब हम बोलते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिन बारिश हो गई, आज बारिश हो रही, डजंट मीन कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है रेनी हो गया। तो दोनों ही फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ज्योग्राफी में हमेशा याद रखिएगा कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जितना आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं वेदर एंड क्लाइमेट में बोलूँ तो क्या आपको लगता है सिर्फ यही 2 फैक्टर है? नहीं, वो तो 2 लिखे हैं इसलिए वो दोनों सही हो गए। लेकिन जैसे आपका एक होता है कॉन्टिनेंटैलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिनेंटैलिटी ये क्या होता है? ये होता है कि समुद्र से कितना दूर हो आप, सिंपल इसका मतलब ये होता है। जैसे कि आपसे अगर कभी पूछ ले कि केरल में अगर आप जाओ, या फिर बैंगलोर जैसी सिटी है, अगर आप जाओ तो वहाँ पे इस समय जैसे सर्दियों का मौसम हमारे नॉर्थ इंडिया में चल रहा है, वहाँ पे आप जाओगे आराम से हाफ शर्ट में लोग घूम रहे होंगे, ठीक है। यानी कि कोई ज़्यादा वहाँ पे सर्दी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, यानी कि मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। तो ये मॉडरेट क्लाइमेट रहता क्यों है? बिकॉज यहाँ पे है आसपास सी, जो सी होता है इसका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है,
आसपास के इलाकों में, यानी कि क्लाइमेट या फिर वेदर को मॉडरेट बना के रखता है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सी से दूर जाते जाएंगे, समुद्र से दूर जाते जाएंगे, अंदर 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 अंदर, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी, यानी आप कॉन्टिनेंट के अंदर आ चुके हो। और यहाँ पे जितना आप दूर जाओगे तो सी का मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस उतना ही कम होगा, और उतना ही यहाँ पे एक्सट्रीम इवेंट्स हमको देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम इवेंट्स इन दी सेंस, जैसे अगर आप दिल्ली लो या फिर कानपुर लो या फिर जोधपुर लो, ठीक है, जैसलमेर लो, ये सब इलाकों में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि गर्मी बहुत गर्म होती है और सर्दियों में बहुत ठंडक पड़ती है, क्योंकि ये सी से काफ़ी दूर है इसलिए। तो कॉन्टिनेंटैलिटी वाला फैक्टर अपने दिमाग में इसको भी बिठा के रखिएगा। और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, जैसे विंड्स हो गई, ठीक है, ये भी ओशन करेंट्स भी कुछ हद तक, लेकिन हाँ इंडिया में तो इतना ज़्यादा ओशन करेंट्स का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, लेकिन बाकी जगहों में रहता है ओशन करेंट्स का। उसको भी हम कभी किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशंस डू नॉट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर्स, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर सर्दियों में बर्फबारी नहीं होती है? ऊटी, श्रीनगर, शिमला या फिर नैनीताल। तो आई थिंक इसको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। जो ऊटी है तमिलनाडु में सदर्न इंडिया में जो हमारा होता है, ये यहाँ पे थोड़ी ना स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल तो हमें नॉर्थ इंडिया में हिमालयाज़ में देखने को मिलती है। ऊटी हाँ माना कि एक हिल स्टेशन है और एक काफ़ी हाइट में लोकेटेड है, लेकिन इतनी भी हाइट नहीं है कि वहाँ पे बर्फबारी हो। सिर्फ हाइट ही मैटर नहीं करती। आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, अभी जो हम डिस्कस करके आ रहे हैं, यहाँ पे सी है, समुद्र, और इसका यहाँ पे हमें मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वहीं आप देख लीजिए यहाँ पे हिमालयाज़ कितना दूर है हमारे जो सी है उससे, तो यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होगा। इतनी चीज़ क्लियर। तो यहाँ पे जो ऊटी है वो तमिलनाडु में, और इसी ऊटी तमिलनाडु में ही ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये जो हमारी इसी में ऊटी में दौड़ा बेटा करके जो हमारी एक पीक है, जो कि वेस्टर्न घाट्स की, पश्चिमी घाट की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन सी है, अनाई मुडी, ये है हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है ये। दौड़ा बेटा की अगर बात करें, ये नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है, वो नीलगिरी हिल्स जो कि जहां पे कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का मिलन होता है। अनाईमुडी अनामलाई हिल्स पे लोकेटेड है, अनामलाई हिल्स पे। और इसको अनामलाई हिल्स को नीलगिरी हिल्स से कौन सा घाट यानी पास कनेक्ट करता है, जोड़ता है, ये पाल घाट है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी कल की ही न्यूज़ है आप लोगों की, अगर आपने रील देखी होगी अभी मॉर्निंग वाली, तो आपने ये चीज़ देखा होगा कि तंठई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तंठई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तमिलनाडु की टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, 18th नंबर की है। ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में ही लोकेटेड है। किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये आपको बताना है। बारगर हिल्स है, ठीक है, बारगर हिल्स है, और डिस्ट्रिक्ट का नाम ई से शुरू होता है। कमेंट में आपको बताना है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैनिज्म। 24 तीर्थंकर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जैन रिलीजन एंड फिलोसफी। बहुत ही जर्नलिस्टिक टाइप का है। अब हाँ ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे 24, लेकिन ये आई थिंक सबको पता होगा कि ये 24 ही तीर्थंकर हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये गलत भी तो हो सकता था, मान लो हमें नहीं पता था ये, तो गलत होने के चांसेस है, बिल्कुल थे गलत होंगे, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। पहले तो आप नॉलेज का यूज़ करेंगे ना, देन ट्रिक हो सकता है कि जैसे मैंने बताया था कि 90% केसेस में वर्क करेगी और वो 10% में हो सकता है ना वर्क करे, सिंपल, ठीक है। द जैन्स टू डिड नॉट बिलीव इन द वेदास बट दे एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल। मान लेते हैं कि नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये भी आपको नहीं पता है कि 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। द 22nd तीर्थंकर, वैसे तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज़ है। द 22nd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ, द फॉलोअर ऑफ पार्श्वनाथ वोर अ वाइट गारमेंट। अब कौन सा गारमेंट पहनते थे उसको साइड कर दो, पहले ये देखो कि 22वें क्या पार्श्वनाथ ही थे, नहीं 23वें थे, सबको पता है। हमें पता है कि 24 तीर्थंकर थे, पहले 23वें और 24वें का नाम सबको पता होता है कि पहले थे ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ, 23वें पार्श्वनाथ और 24 महावीर, क्लियर। तो तीसरा वाला गलत हो गया, और जब तीसरा गलत हुआ तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे उड़ गए। पहला दूसरा अपने आप ही सही हो गया, चाहे हमें पता था चाहे ना पता था। हमें नहीं पता था कि जैन्स डू नॉट बिलीव इन दी वेदास बट दे एडमिट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, यानी सोल पे वो बिलीव करते हैं, भले वेदास पे बिलीव ना करते हो, ये बात सही है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था, अभी ये पढ़ा भी था कि ये जो जैन और बुद्धिस्ट थे या फिर आजीविका थे, सब क्या थे, ये हीट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स में आते हैं। हीट्रोडॉक्स का मतलब ये होता है जो वेदास में बिलीव नहीं करते हैं। वेदास यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अच्छा, पांचवा वेद किसको बोलते हैं, तो पांचवा वेद हम नाट्य शास्त्र को बोलते हैं, जिसको भरत मुनि ने लिखा था, ठीक है, जिसका लेना देना डांस है मेनली, जो हमारे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया उसमें मेंशन्ड है वो। तो हीट्रोडॉक्स की अगर बात करें तो ये है जो वेदास पे बिलीव नहीं करते थे, जैन्स, बुद्धिस्ट, आजीविका, ये सारे,
तो ये तीसरा वाला तो गलत हुआ। तो अब चौथे को टेस्ट करना है। 24 तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीर, ये भी बहुत आसान सा है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है एक्चुअल में देखा जाए तो, ठीक है। ये हिंदी में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी मैं आपको हिंदी में नहीं दिखा पाता हूँ जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। बाकी अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो बाकी फैक्ट्स हैं, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, ठीक, चलो। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बाकी फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि बाकी फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो 24 तीर्थंकर, सबको चीज़ पता है कि मतलब ये 24 एक तरह से गुरु थे जैन धर्म में। महावीर इसके मेन फाउंडर माने जाते हैं। फाउंडर तो देखिए ऋषभनाथ ही थे, लेकिन वो ज़्यादा प्रचार कर नहीं पाए थे। ये जो जैन धर्म है काफ़ी पहले ओरिजिन हुआ था, जब वेदास के टाइम पे ओरिजिन हुआ था, बिकॉज वेदों में भी मेंशन्ड हैं पहले तीर्थंकर और 22वें नंबर के तीर्थंकर। 22वें नंबर का नाम आपको कमेंट में बताना है। तो ये दोनों तीर्थंकर जो हैं वेदास में मेंशन्ड है। महावीर जो 24वें तीर्थंकर, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व बीसी यानी 540 बीसी में होता है। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली में होता है इनका जन्म, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है और 30 की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया, यानी कि हाउस रिनंसिएशन किया। अब मैं जब बोलता हूँ 30 साल बाद, तो उसका मतलब क्या हुआ, कौन सा बीसी होगा बताइए जल्दी से। तो ये होगा 510 बीसी, 510 बीसी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कम होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो 500 बीसी है, ये 400 बीसी होगा, ये 300 होगा, ठीक है, ये 200 होगा, ये 100 होगा, देन ये 0 होगा, देन यहाँ से AD स्टार्ट हो जाता है, एनो डोमिनियन। ये अभी क्या है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है। तो एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज हाउस, हाउस रिनंसिएशन इन्होंने किया, हाउस रिनंसिएशन। और 42 की एज में, यानी कि 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। इनको कैवल्य अचीव हुआ। कैवल्य क्या है? जैसे कि निर्वाण होता है बुद्धिज्म धर्म में, एनलाइटनमेंट को बोलते हैं निर्वाण बुद्धिज्म में, वैसे एनलाइटनमेंट को कैवल्य बोलते हैं किसमें? जैन धर्म में। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ये पावा नाम की जो जगह है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ती है, कुशीनारा, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी की डेथ हुई थी वहीं पे, ठीक है। और इनकी अगर बात करें डेथ कहाँ पे हुई थी, इनकी मृत्यु, तो वो हुई थी पावापुरी में। ध्यान रखना, पावा और पावापुरी दोनों अलग है। ये पावापुरी बिहार में पड़ता है, ठीक है, क्लियर। और भी बाकी चीज़ें, जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि त्रिरत्न जो है एसोसिएटेड हैं किससे? जैन धर्म से। लेकिन जैन और बुद्ध के त्रिरत्न का मतलब अलग होता है। जैन में त्रिरत्न का मतलब होता है KFC। KFC का मतलब है राइट नॉलेज, सही ज्ञान, राइट फेथ, यानी कि सही, आपको इसको साम्यक बोलते हैं, साम्यक जानना, साम्यक इसको आई थिंक फेथ को दर्शन बोलते हैं, और राइट कंडक्ट, ठीक है। तो साम्यक विचार इस तरह से हो जाएगा इसका, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, ठीक है। तो KFC करके शॉर्ट में याद कर सकते हैं। त्रिरत्न अगर बुद्धिज़्म में बात करेंगे तो वो अलग होते हैं। बुद्धिज़्म में बुद्ध, धम्म एंड संघ, ये होता है त्रिरत्न का मतलब बुद्धिज़्म में, ठीक है। और जैनिज़्म में ही क्या होते हैं हमारे 5 वोज। 5 वोज का मतलब ये है, इनको बोलते हैं पंचव्रत, ठीक है। पंचव्रत ये क्या क्या है? ये है अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, ये है सत्य यानी कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, यानी ट्रुथ। अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करनी है। अपारिग्रह यानी कि सारी चीज़ों को, मोह माया को छोड़ देना, यानी कि उसमें कनेक्टेड नहीं रहना है। अपारिग्रह का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब आप कनेक्शन फील करते हैं, यही बुद्धिज़्म में भी बोला गया, अगर आपको याद आ रहा हो कि बुद्धिज़्म में 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 नोबल ट्रूथ हैं, है ना, कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, desires are the root cause of sorrow and these sorrow can be given up by adopting the 8-fold path, जो इसको अष्टांग मार्ग बोलते हैं। तो 8-fold path और 4 noble truth ये बुद्धिज़्म से हैं। पंचव्रत यानी जो 5 वोज हैं इससे हैं। और 5वां क्या? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप लोग जानते होंगे, जैसे कि आप लोग अभी स्टूडेंट फेज़ में हैं तो आप लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, है ना, समझते तो होंगे ये सारी चीज़ें। तो ये पंचव्रत हैं। और कुछ यहाँ पे नहीं आगे। और हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा कि जैनिज़्म में 2 फिलॉसफी होती हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो अगर कभी पूछ ले कि अनेकांतवाद और स्यादवाद ये जो फिलॉसफीज़ हैं किस पर्टिकुलर रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो जैनिज़्म से एसोसिएटेड है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर तो बता दिए थे ना मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द हंटर्स कमीशन ऑफ 1882। तो 1882 में जब हंटर कमीशन आया था तो रिकॉल करिए वाइसरॉय कौन था, बिकॉज ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक। तो थोड़ा सा कमीशंस जो एजुकेशन से एसोसिएटेड है उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 1835 में सबसे पहले आया था मैकुलेज
मिनट। अब ये मिनट ये क्योंकि मैंने बोल रहा हूँ कि एजुकेशन से ही एसोसिएटेड जितने कमीशंस थे वो हम पढ़ रहे हैं जो मेन वाले थे। तो 1835 में सबसे पहले आया था मैकुलेज मिनट। इस टाइम पे कौन होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये होगा विलियम बेंटिक, ठीक है, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैकुलेज मिनट था इसने इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बोला था। इंग्लिश एजुकेशन पे मैकुलेज मिनट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसको लाया था थॉमस बैबिंगटन मैकुले, जो हमारे देश का पहला लॉ कमीशन बना था, उसका ये चेयरमैन था थॉमस बैबिंगटन मैकुले, ठीक है। फर्स्ट जो लॉ कमीशन था उसका चेयरमैन था ये थॉमस बैबिंगटन मैकुले। इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही थी। देन 1854 में 1854 में आता है वुड्स डिस्पैच। अब ये जो वुड्स डिस्पैच है ये कब आया था? 1854 में। कौन था इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ये होगा डलहौजी। इसने क्या बोला था? इसको पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा। इसने ये बोला था कि आप लोकल इसमें इसने जो है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि आप ऊपर वालों को पढ़ाइए जो अमीर वर्ग है, और वो अपने आप नीचे वाले जो वर्ग है, इंडियंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो उनको पढ़ा देंगे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है, अगर आपसे पूछ ले किसने दी थी और किसने रिजेक्ट करी थी, तो वो वुड्स डिस्पैच था। इसने रिजेक्ट किया था क्या? ये इस थ्योरी को। और इसने बोला था कि वर्नैकुलर्स को प्रमोट करो लोकल लेवल पे। वर्नैकुलर्स का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जो आम लोगों की भाषा है, उसमें लोगों को पढ़ाया जाए। ये वुड्स डिस्पैच ने बोला था। और उसकी वर्किंग को देखने के लिए 1835 की वर्किंग, मैकुलेज मिनट की वर्किंग देखने के लिए वुड्स डिस्पैच, और वुड्स डिस्पैच की वर्किंग देखने के लिए ये आया था आपका हंटर्स कमीशन 1882 में। और इस समय वॉइस रॉय था इरविन, ठीक है। इसके नाम के आगे भले आप लॉर्ड लगा सकते हैं बिकॉज उसने कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे कि इसको इरविन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके टाइम पे इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन का इमीडिएट रीज़न था ये। और इन्हीं के टाइम पे पहला फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी आया था, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में जो आया था वो भी। एंड ही ऑल्सो रिपील्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इन्होंने जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट था उसको रिपील किया था, जो कि 1878 में लाया गया था बाय लिटन। और इसके नाम के आगे तो बिल्कुल लॉर्ड नहीं लगा सकते, इट वॉज नहीं तो पाप लगेगा। इट वॉज मेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच। ये सही है। इट लेड स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्राइमरी एजुकेशन उस कंट्रोल ऑट टू बी ट्रांसफर्ड टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्युनिसिपल बोर्ड्स। इट अंडरलाइंड द नीड टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन। मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट हम लोगों ने नहीं पढ़े और ये आप पढ़ते भी नहीं जनरली, लेकिन अभी पहले फोर्थ को पढ़ते हैं। प्राइवेट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी एनकरेज, ठीक है। जहां पे भी इस तरह से आपको दिख जाए नॉट, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस तरह से जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ ये वर्ड है। ये जब मैंने निट्टो भी आपको बताया, निट्टो हम लोगों ने जब किया था तो उसमें भी ये हम लोगों ने चीज़ देखी थी कि जहाँ पे नॉट होगा ये भी एक तरह का एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत होगा ही होगा, और ये मैं भी ये प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, नहीं, ठीक है। हाँ, ये वहाँ पे एग्जाम टाइम में लगता है कि यार ये भी सही हो सकता है, फिर ये भी गलत हो सकता है, बट जनरली अगर आप सेकंड और थर्ड को देखें, ठीक है, वुड्स डिस्पैच के बारे में अगर आपको नहीं पता था, लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड को देखें तो थोड़े से जर्नलिस्टिक टाइप है, इसमें ना कोई डेटा ना कोई फैक्ट इस तरह से नहीं है। प्राइवेट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन शुड नॉट एक एक्सट्रीम कीवर्ड है, शुड नॉट बी एनकरेज्ड, बल्कि उसमें था कि हाँ उसको एनकरेज किया जाना चाहिए। तो फोर्थ यहाँ पे आपको एलिमिनेट करना था, एंड 1 2 3 तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, एंड अगेन नॉट एन ईजी क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड कैटेगरीज अंडर द चोला डायनेस्टी। चोल राजवंश के तहत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। तो चोल डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसने, चोल वंश ने साउथ इंडिया में सबसे लंबे टाइम तक रूल किया, 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी AD तक, ठीक है, सेंचुरी AD तक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8th सेंचुरी AD बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 700 AD। जैसे हम अभी बोल रहे हैं कि 2024 चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? 21वीं सदी चल रही है ना, ये तो बोलते हैं। तो 8th से लेके 12th सेंचुरी AD तक का ये इसने रूल किया था। कहाँ पे? तो ये पर्टिकुलर जो हमारा साउथ इंडिया का रीजन है, यहाँ पे चेरास थे, यहाँ पे पांड्यास थे और यहाँ पे चोला थे। यहाँ पे पहले पल्लव एग्जिस्ट किया करते थे, तो पल्लवास को हरा के ये लोग रूल में आए थे। फाउंडर थे विजयलया, ठीक है,
विजयलया इसके फाउंडर थे चोल डायनेस्टी के, और इस चोल डायनेस्टी किसके लिए जानी जाती है? अपनी टेम्पल आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, जिसको हम पहले ही काफ़ी विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोगों ने नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल, वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर देखा था, तो हमने देखा था द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में हमारा बृहदेश्वर टेम्पल है। बृहदेश्वर दो हैं, एक तो है तंजौर में और दूसरा है गंगईकोंडा चोलापुरम में। और इतनी मैं सुंदर हैंड राइटिंग में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज ये हम लोगों ने 2-3 बार एटलीस्ट पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो तंजौर वाला जो है वो राजा वन ने बनवाया था, इसलिए इसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, और इसको राजेंद्र वन ने बनवाया था। और ऐरावतेश्वर जो टेम्पल है, इसको राजा टू ने बनवाया था। ये भगवान शिव को डेडिकेटेड ये जो है टेम्पल्स हैं। और यहाँ पे हमें जैसे बृहदेश्वर टेम्पल में हमें क्या देखने को मिलते हैं, मतलब या फिर ज़्यादातर साउथ इंडियन टेम्पल में गोपुरम देखने को मिलते हैं। जो बाहर के गेटवे होते हैं उनको गोपुरम नाम से जानते हैं। ये लोग लैंड डोनेट किया करते थे, जो ब्राह्मण्स को डोनेट करते थे उसको ब्रह्मदेव बोलते थे, तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है। जो देवों यानी कि जो टेम्पल्स को डोनेट करते थे उसको देवदान बोलते थे। और जो वेल्ले लोग हैं, ऐसे समझ सकते हो, मतलब नॉन जो पेशेंट लोग हैं तो उनको वेल्लन वगई बोलते थे, ठीक है। और जो स्कूल्स को डोनेट की जाती थी उसको शाल भोग बोलते थे, शाल भोग। और जो जैन्स को डोनेट की जाती थी, जैन मंक्स को, उसको पल्ली छंगम बोलते थे, ठीक है, पल्ली छंगम, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 312 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। और ये भी पता होना चाहिए कि इनके टाइम पे असेंबलीज होती थी जिनको हम उर और सभा नाम से जानते थे। उर होती थी, अच्छा याद आ रहा है आपको, सभा और समिति अर्ली वैदिक वाली। तो सभा क्या होती थी? सभा ब्राह्मण्स की असेंबली को बोलते थे, समिति कॉमन लोगों की असेंबली होती थी। उसी तरह यहाँ पे जो उर है वो कॉमन लोगों की, कॉमन पीपल की असेंबली हुआ करती थी। ये जो पूरा किंगडम है चोला किंगडम, इसको फर्दर कई सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाता था, उनको हम बोलते थे मंडलम, ठीक है, मंडलम नाम से जाने जाते थे। ये क्या होते थे? प्रोविंसेस होते थे। और इनको फर्दर, इन प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट में, जिनको कि हम नाडु बोलते थे, तमिलनाडु जो आप सुनते हैं ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट होती थी पहले उस टाइम पे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडस्ट्री एंड ट्रेड? उद्योग और व्यापार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस इफ दे हैव अ गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि अगर अच्छा औद्योगिक क्षेत्र हो तो राष्ट्र प्रगति कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? एग्रीकल्चर, तो मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप इसको गलत माने। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट विच इज़ मोर स्टेबल दैन द एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी कि एग्रीकल्चर वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट देता है। ये बात गलत है। कारण क्या है इसका? मान लो मैं खेती कर रहा हूँ, ठीक है, बारिश ना हुई, फसल होगी नहीं, बारिश ज़्यादा हो गई, फसल बर्बाद हो जाएगी। जैसे कि अभी नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है, ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ भी लाही, आप लोग जानते होंगे, वो बोई जाती है, ख़राब हो गई वो, ठीक है। तो ये क्या स्टेबल है? नहीं, लेकिन इंडस्ट्री वाला रिलेटिवली स्टेबल है इससे, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे हम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस कर सकते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं मेनली, वैसे तो 5 होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, ये हम लोग वैसे डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ये 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में मेनली आती हैं जो हमारी नेचर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इसीलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। और माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी जितनी चीज़ें हैं जो नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। जिनका प्रोडक्शन से एसोसिएशन है, जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, इंडस्ट्रीज़ किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट की इंडस्ट्री फैक्ट्री हो सकती है, या फिर स्टील की इंडस्ट्री हो सकती है, सब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। ऑयल रिफाइनरी हो सकती है, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में है। टर्शरी सेक्टर इसको हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, यानी कि जो जैसे होटल्स वगैरह ये सब हॉस्पिटैलिटी के अंदर आते हैं, तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आएंगे। ये गौर तलब करने वाली बात है कि टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर, इसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज जीडीपी,
इंडिया के और ये जीडीपी क्या होता है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक नेशनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है, और इसमें विद इन द टेरिटरी कितना वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसको कैलकुलेट किया जाता है। प्राइमरी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में। ये सबसे कम लोग यहाँ पे काम करते हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग, इंडिया की बात हो रही है, ये जनरलाइज नहीं। और ये चीज़ आप जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बिकॉज एक्चुअल में वो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कैसे अनएम्प्लॉयड हैं? डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, यानी दिख तो रहा है कि फावड़ा खुरपी लेके लगे हुए हैं, लेकिन वो उनके कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं। अगर उनको हटा दिया जाए, एक मान लो कि एक खेत, 1 बीघा का खेत है, उसमें मान लो 10 लोग लगे हुए हैं, ठीक है, और 1 टन गेहूँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और उनमें से अगर 4 लोग हटा भी दी जाए तो भी 1 टन प्रोड्यूस होगा, तो मतलब वो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, बस हमें दिख रहा है कि हाँ लगे हुए हैं। तो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, मेनली इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में इसीलिए जो हमारा एग्रीकल्चर, इसको बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं, बैकबोन ऑफ, लो फिर पता नहीं क्या हो रहा है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर भी उसको हम बोल सकते हैं। वैसे यूजुअली कंसीडर में सेकेंडरी सेक्टर को भी बैकबोन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो टर्शियरी सेक्टर का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है, बट सबसे कम लोग यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं उनको हम रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं उनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, और यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं उनको हम वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। और जो नॉलेज से एसोसिएटेड होती हैं उनको हम क्वार्टरनरी बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टरनरी जॉब, जैसे कि मान लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, वो क्वार्टरनरी सेक्टर में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और क्वीनरी में आ जाते हैं हमारे पॉलिसी मेकर, जैसे मोदी जी, राहुल गांधी, जो लोग पार्लियामेंटेरियंस है, ये सब क्वीनरी में आ जाते हैं, क्वार्टरनरी से भी ऊपर होता है क्वीनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन्स द ऑफिस ऑफ कैग, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 125 हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब कोर्ट की बात करेगा, और कोर्ट में किसकी बात करता है? सैलरी ऑफ जजेस की बात करता है ये। और सैलरी ऑफ जजेस निकलती किस फंड से है, जरा याद करिए, मैंने आपको बताया था अभी, क्योंकि बजट भी प्रेजेंट हुआ तो मैंने बजट पे, इंतरिम बजट पे पूरा एक लेक्चर भी लिया था, जिसमें कि मैंने फिर से उस चीज़ को आपको बताया था। वैसे तो पीवाईक्यू सीरीज में बताया ही होगा कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की जो संचित निधि आर्टिकल नंबर 266 के तहत, उसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, ठीक है, एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट होता है, इस पर वोटिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ इस पर डिस्कशन, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि किसी भी हाउस में नहीं है, ठीक है, ना तो लोकसभा में ना राज्यसभा में, सीधे आपको उसको जो है चढ़ा देना है कि हाँ ये आपका एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, क्योंकि इससे सैलरी निकलती है और सैलरी को आप वैरी नहीं कर सकते हो, सो दैट वो ऑफिसेज इंडिपेंडेंटली काम कर सकें। मेड फ्रॉम में क्या होता है? मेड फ्रॉम में इसको छोड़ के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जिसपे कि वोटिंग होती है, और वो वोटिंग सिर्फ लोकसभा में ही होती है, राज्यसभा इज नॉट अलाउड टू वोट, वो सिर्फ डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। पार्ट तो पता है सबको, चैप्टर पता है आपको कि कौन से चैप्टर में है? तो चैप्टर नंबर है ये 4th, ठीक है। पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन संघ के बारे में बात करता है, जिसमें चैप्टर नंबर 4 बात करता है किसकी? चैप्टर नंबर 4 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के। और चैप्टर नंबर 5 जो 148 से स्टार्ट होगा 148, वो कैग की बात करता है। और कैग की अगर बात करें तो 148 तो बोलता है कि देयर शुड बी अ कैग ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होना चाहिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होना चाहिए, हु इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक ऑफ, इसको हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स बोलते हैं। पब्लिक पर्स मतलब वही CFI, ठीक है, पब्लिक गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, वही जो कंसोलिडेटेड फंड है वो एक तरह से पब्लिक का पर्स है, बिकॉज उसमें टैक्स वैक्स का सबका पैसा आता है, ठीक है, तो उसको गार्ड करता है, एक तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे देश के जो पहले फर्स्ट और प्रेजेंट टाइम में ये आपको पता होना चाहिए, तो पहले हमारे कौन थे? वी नरहरि राव, ठीक है, वी नरहरि राव जी थे। और प्रेजेंटली अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू जी अभी करंट में कैग हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 149, ये बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ कैग। 150 बात करता है 150 रुपया देगा फॉर्म ऑफ अकाउंट, ठीक है, फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। एंड लास्ट हमारा 151 जो बात करता है ऑडिट रिपोर्ट्स की। ऑडिट रिपोर्ट से किसको प्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड बाय हिज रिकमेंडेशंस और एनी काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट,
आंसर ये हो गया। 165 किसकी बात करता है, ये भी सब लोग जानते होंगे, एडवोकेट जनरल की बात करता है, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी स्टेट का, राज्य का। जिस तरह की आर्टिकल नंबर 76 किसकी बात करता है, अटॉर्नी जनरल की बात करता है, महान्यायवादी की बात करता है। पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, MC सेतलवाद, अभी कौन है जरा कमेंट में आप बताएंगे। एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ही सर्व्स अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अटॉर्नी जनरल जो है हमारे आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन है, अनुच्छेद नंबर 76 में, और ये एक तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं एक तरह से, ठीक है, एडवोकेट हैं। चलिए, तो मतलब आर्टिकल 368 में क्या है, तो आर्टिकल 368 में है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संवैधानिक संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें। और ये कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 20 ऑफ द इंडियन, सॉरी हाँ, ये पार्ट नंबर 20 में। और ये लिया का किस कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5 ईयर प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिगार्डेड एज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे भारत में योजना का मूल उद्देश्य माना जा सकता है। अ साइजेबल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, मतलब उद्देश्य, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 5 ईयर प्लान के। तो अगर आपको ये पता है कि 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, किस कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ये हमने USSR, जो अभी रशिया, पहले USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन। तो ये एक सोशलिस्टिक कंट्री है, सोशलिस्टिक कंट्री थी उस समय, और अभी भी काफ़ी हद तक है समाजवादी। और समाजवाद में क्या है कि सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमारे DPSP जो पार्ट नंबर 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में, उसमें 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड करते हैं अपने पढ़ने की सहूलियत से। फिर जिस हिसाब से वो DPSP हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से कहीं पे भी क्लासिफिकेशन नहीं है, सोशलिस्टिक, लिबरल इंटेलेक्चुअल एंड गांधीयन, ठीक है। तो सोशलिस्टिक में ही आते हैं ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ का, कंजर्वेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन ऑफ नहीं, कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ साइजेबल इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ये सही है। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, बिकॉज सोशलिज्म यही बात करता है, कल भी मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए, भले वेल्थ का क्रिएशन ना हो लेकिन इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। बाकी 5 ईयर प्लान्स को लेकर हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि पहला वाला हेराडोमर मॉडल पे, और हमने भाखड़ा नंगल डैम और हीराकुद डैम बनवाया था, काइंड ऑफ सक्सेसफुल था। सेकंड 5 ईयर प्लान PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा मेन गोल था। एंड PC महालनोबिस के जन्म दिवस पे 29 जून को हम इंडियन स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। हमने 3 स्टील प्लांट सेटअप किए थे, वो हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। एक तो राउरकेला था इन ओडिशा, दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल एंड भिलाई इन छत्तीसगढ़। फिर हमने थर्ड 5 ईयर प्लान देखा कि वो कितना अनसक्सेसफुल था। 5.6% का टारगेट रखे थे, 2.8% अचीव कर पाए, बिकॉज पाकिस्तान के साथ वॉर हो गया था और चाइना के साथ, और फेमाइन भी हो गया था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। जिसके बाद हमने प्लान हॉलीडेज़ 3 साल तक रखे, 1966 से लेकर 1969 तक। तो सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं ना। साइंस से क्वेश्चन है बायोलॉजी से, व्हाट हेल्प्स मेकिंग द एसिडिक फूड अल्कलाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक। पेट से निकलने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में क्या मदद करता है। ऑप्शंस आपके सामने है, तो चलिए खाने को मुंह में रखते हैं, है ना, और थोड़ा सा अब आपके मुंह में सलाइवा सेक्रीट हुआ होगा, अगर आप थोड़ा सा भूख लगी होगी आपको, है ना, तो वो सलाइवा जो है वो कहाँ से निकला, वो सैलिवरी ग्लैंड से निकला। वो जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उसमें है सैलिवरी एमाइलेस। अब ये जो सैलिवरी एमाइलेस है ये क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनको सिंपल कार्ब्स, यानी कार्ब्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, इनको सिंपल कार्ब्स में ब्रेक करेगा। जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे इसके बाद ईसोफेगस में जाएगा, जो किसको कि हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, आहार नली। इस आहार नली से सीधे ये खाना अब जाएगा कहाँ पे, पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा। ये स्टमक रहा आपका, ठीक है, ये स्टमक है आपका, स्टमक में जाएगा। और स्टमक में क्या होगा कि स्टमक में जल्दी से सेक्रेशन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। स्टमक में क्या होगा, HCl का सेक्रेशन होगा। HCl का सेक्रेशन इसलिए होगा सो दैट, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि किस लिए हुआ, सो दैट जो यहाँ का स्टमक का माहौल है, पेट का माहौल है, सिस्टम है, ये एसिडिक हो जाए। क्यों, जिसका pH बहुत कम होता है, रफली जो हमारा, इसी को गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, रफली 1.6 इसका pH वैल्यू होता है, यानी हाईली एसिडिक होता है ये। तो ये इसलिए होता है सो दैट यहाँ पे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन, जो क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करने का काम करता है। ये काम कर सके, क्योंकि ये काम तभी करता है जब मीडियम इसको एसिडिक मिले। ये जब यहाँ से इतना काम हो गया, थोड़ा सा प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक हो गया, इसके बाद ये खाना यहाँ पे टपकेगा। ये जो इस तरह से कुंडली नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे लगी हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसको बोलते हैं, ये है साइट ऑफ मेजर डाइजेशन।
ज़्यादातर जो हमारी खाने का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, साइट ऑफ मेजर डाइजेशन। आप ऐसे समझ लो कि 80% फूड का, 80 to 90% फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, साइट ऑफ मेजर डाइजेशन। जैसे कि हम लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से ली हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और भी जगहों से ली हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो वहीं से हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे ज़्यादातर हमारा डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये कैसे डाइजेशन होता है? सबसे पहले तो यहाँ पे लिवर क्या करता है, गॉल ब्लैडर में एक बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। ये गॉल ब्लैडर जो है, पित्त की थैली, पित्त के रस को यानी बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, और ये लीवर फेंक के मारता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये इसका काम क्या होता है? इसका काम दो काम होते हैं इसके। एक तो काम ये होता है कि माहौल को बेसिक बना दे, क्यों अभी पता चलेगा। और दूसरा ये होता है कि बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट्स में तोड़ने का काम करता है। ठीक, यानी कि एक तरह से इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का काम है इसका, बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन इसको बोलते हैं। अब बेसिक इसने इसलिए बनाया सो दैट पैनक्रियाज ने जो पैनक्रियाटिक जूस फेंक के मारा है, पैनक्रियाटिक जूस यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें जो एंजाइम्स है वो काम कर सके। इसका जो एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन का भाई, बड़ा भाई ट्रिप्सिन। पेप्सिन एसिडिक है, ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन जो है क्या करता है? एसिडिक मीडियम में ही काम करता है वो, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। ये भी प्रोटीन को अमीनो एसिड में ही ब्रेक करता है, लेकिन इसको चाहिए मीडियम बेसिक, अब इसको चाहिए फुल इज्जत, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ये भी ब्रेक करता है, बट ये सिर्फ बेसिक मीडियम में काम करता है। और दूसरा होता है हमारा इसका, यहाँ पे लिख देते हैं, बड़ा कॉम्पैक्ट हो रहा है, लाइपेस। लाइपेस का काम क्या होता है? लाइपेस का काम होता है फैट जिसका इमल्सिफिकेशन किया है उसको फर्दर फैटी एसिड्स में ब्रेक करने का काम होता है। बिकॉज हमें पता है कि जो कार्ब्स हैं वो शुगर में, मतलब कार्ब्स जो हैं फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, और फैट फैटी एसिड में बदलता है। ठीक, और यहाँ पे और कार्ब्स से हमें एनर्जी मिलती है, कार्ब्स एंड फैट से, और प्रोटीन से हमारे ग्रोथ होती है, प्रोटीन से ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स उनको बोलते हैं। इसीलिए अब ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा और अब फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, बिकॉज बहुत बारीक बारीक में टूट चुका है इसका। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं विली। ठीक है, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों की तरह दिखते हैं, और इनका काम होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देना फॉर फूड एब्जॉर्प्शन, सो दैट जो फूड का एब्जॉर्प्शन है खाने का वो अच्छे से हो सके। ये काम होता है किसका? विली का। अब इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा खाना। ध्यान ये रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होती है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1 से 2 मीटर की होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1 से 2 मीटर की होती है, बट जो स्मॉल की लेंथ होती है वो रफली 7 to 8 मीटर की होती है। वो काफ़ी लंबी होती है, बिकॉज वहीं पे ज़्यादातर हमारा जो मेजर डाइजेशन है वो वहीं पे होता है। देन ये लार्ज इंटेस्टाइन है, देन ये रेक्टम है, देन उसके बाद एनस। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है अगर हम बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जितना भी वाटर बचा है उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्प्शन का इसका मेन काम होता है। और ये जो फूड एब्जॉर्प्शन है, या फिर सॉरी वाटर एब्जॉर्प्शन है, ये कोलोन करके एक स्ट्रक्चर होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो परफॉर्म करता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही, जैसे लार्ज आई थिंक यहाँ पे होगा क्या, हाँ ये देख पा रहे हैं आप, ये चीज़, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये एक अपेंडिक्स जो होता है ना, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना। ये अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं कि अगर बॉडी से उनको हटा भी दिया जाए तो भी कोई हमारी बॉडी में इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि एक हमारी कॉकिक्स बोन होती है, कॉकिक्स बोन, स्पाइनल कॉर्ड होता है जो रीढ़ की हड्डी उसके एंड में होती है, कॉकिक्स बोन। क्योंकि पहले हम लोग कॉकिक्स बोन, बंदर हुआ करते थे ना, तो बंदरों की पूंछ होती थी, वही पूंछ है, ऐसे समझ सकते हो। और एक्चुअल में वो रियलिटी भी है कि उसी का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो फिर शॉर्टेंड फॉर्म है, और इसके हटने से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ईयर के पिन्ना होते हैं, जैसे हमारे ईयर होता है ना जहाँ पे हम बाली पहनते हैं, लड़कियाँ बाली पहनती हैं, लड़के भी कुछ कुछ पहनते हैं, तो ये पिन्ना इसको बोलते हैं, पिन्ना। और पिन्ना भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो हट जाएगा तो ऐसा उसका कोई ज़्यादा फंक्शन है नहीं। तो ऑलराइट, तो ये चीज़ ध्यान रखना एक चीज़ कि जहाँ जहाँ खाना जाता है उसको एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे अब आपका पूरा जो है एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ख़त्म पूरी तरह से। आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? माउथ, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट वो होगा जहाँ खाना जाएगा, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब ना तो लीवर ना तो पैनक्रियाज ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं होते हैं, आहार नली का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि खाना यहाँ पे नहीं जाता है। दे आर इन्वॉल्व इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस, बट खाना यहाँ पे नहीं जाता है, फूड नहीं जाता है यहाँ पे। लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी बोलते हैं।
ठीक। और पैनक्रियाज हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। आगे बढ़ते हैं। और लिवर जो है इट हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन, ये भी आ चुका है क्वेश्चन कि इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, नहीं इसमें कुछ मतलब डिग्रेडेशन हुआ, थोड़ा डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर से रीजनरेट कर लेता है खुद को ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स, यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्वी घाट से निकलती है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ पे हमारे ईस्टर्न घाट्स है। कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट से निकलती है? हेमवती किसकी ट्रिब्यूटरी है? ती या फिर नी, किसी रिवर के एंड में होगा तो वो कावेरी की ट्रिब्यूटरी होगी, कावेरी की सहायक नदी होगी, एक्सेप्ट इंद्रावती जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक। तो अब कावेरी तो खुद यहाँ से कोगाडू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से निकल रही, तो यहीं से कहीं से निकल के ज्वाइन करेंगी। ठीक है, यहीं से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो पहले के कम चांसेस है कि ईस्टर्न घाट से निकलेगा। अगेन रिपीट, ये है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो यहाँ से रिवर निकलेगी, इसके चांसेस कम है क्योंकि खुद जो है अगर हम बात करें कावेरी, ये यहाँ से निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस तरह से यहाँ पे कोई रिवर ज्वाइन कर रही होगी। इसको हम हटा सकते हैं। ऐसे मालप्रभा भी अगर आपको याद हो, ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा की सहायक नदियों को हमने कैसे याद किया था? भीम तुमौसी को घाट पे लेके जाके माल रिसीव कर, इस तरह से याद किया था। भीम रिवर, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाट प्रभा, कोयना, ये सारी हमने रिवर्स याद करी थी। और कृष्णा भी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ये भी सह्याद्री हिल अभी पीछे बताया था, महाराष्ट्र से, वेस्टर्न घाट ही है ये, तो इसके भी चांसेस काफ़ी कम है। ठीक है, तो 2-3 को आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, सॉरी 1 और 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं, और आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 हो जाएगा। नागवली और वंशधारा दोनों ही ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आंध्र प्रदेश राज्य, इसके ऊपर उड़ीसा है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिवर्स हैं, किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये है वंशधारा रिवर, ठीक है, उसका बेसिन, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी नागवली का बेसिन, नागवली रिवर देखने को मिलेगी। तो ये दोनों ही अगर आप ध्यान से देखें, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, तो यहीं से निकलती हैं ईस्टर्न घाट से। बहुत ही छोटी नदियाँ, तो तभी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने उसका नाम भी ना सुना हो। ठीक है, हो सकता है वंशधारा का तो सुना भी हो, नागवली का नाम ना सुना हो, तो क्योंकि ये ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। बहुत छोटी रिवर, यहीं से निकली यहीं पर खत्म हुई, यहीं से निकली यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दई रिवर है, और यहाँ पे ये आपकी मालप्रभा रिवर को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, मालप्रभा रिवर जो यहाँ से ज्वाइन कर रही है गोदावरी को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकारों ने निम्नलिखित में से किस स्रोत का उपयोग किया है? तो मौर्यन एम्पायर की अगर बात करें तो इसके 2-3 ही लिटरेरी सोर्सेज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे प्रमुख लिटरेरी सोर्स तो इसका अर्थशास्त्र है, जो कितने पार्ट में डिवाइडेड है। हाँ, ये भी IB में क्वेश्चन पूछा गया था और हम लोगों ने किया भी था। 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, जिसको कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, जो एक ही लोगों के नाम है, उन्होंने लिखा, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ ये। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक मेजर सोर्स है। मेगास्थनीज की जो इंडिका किताब है, मेगास्थनीज था कौन? तो मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था टू दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कि सेलिकस निकेटर ने भेजा था। इसी सेलिकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था और इसकी बेटी हेलिना से शादी भी करी थी। तो ये पहला भी सही, ठीक है, ये भी सही और ये भी सही है। हाँ, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, बोथ 1 और 2। और एक विशाख दत्त की मुद्र राक्षस है, वो भी एक प्रमुख सोर्स है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो विशाख दत्त का एक बुक है जिसको हम बोलते हैं मुद्र राक्षस, ये भी एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, इनका। और ये चीज़ ध्यान रखना कि जब मेगास्थनीज ने जो चीज़ें लिखी तो इनमें से बहुत सारी चीज़ें गलत थी। जैसे कि 7 वर्णों में इसने बोला था कि इंडियन सोसाइटी डिवाइडेड है, और जो मिलिट्री थी इस समय एग्जिस्ट करती थी उसके बारे में गलत इसने एविडेंस बोले थे। इससे बोला था कोई एक तरह से क्राइम होता ही नहीं है, एकदम आइडियल सोसाइटी इसने बोली थी मेगास्थनीज, जो कि एग्जिस्ट नहीं, मतलब जो कि ट्रू नहीं था अगर हम देखें तो। अर्थशास्त्र में इसके भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र को ज़्यादा क्रेडिबल हम एविडेंस इसको लेके मानते हैं। 13th। अच्छा, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, दैट इज़ कि अष्टध्यायी किसने लिखी थी? अष्टध्यायी किसने लिखी थी, जो कि एक संस्कृत ग्रामर पे ट्रीटेज है। विच कंट्री विल होस्ट दी 2031 का वर्ल्ड कप? कौन होस्ट करेगा? 2031 का। 2031 का हम ही लोग करेंगे अलॉन्ग विद बांग्लादेश। 2023 का भी किया था। 2027 का अगर बात करें तो कहाँ पे होगा? ये होगा आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ में खेला जाएगा 2027 का वर्ल्ड कप। और अगला वाला 2031 का इंडिया और बांग्लादेश में होगा। तभी तो ICC पे पूरा एकदम ठीक है, BCCI पे कंट्रोल कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था। तो ये डिपेंड करता है कि विमेन का पूछ रहा है कि मेन का, क्योंकि विमेन का पहले हुआ था 1973 में, मेन का बाद में हुआ था 1975 में। पहला वनडे मैच खेला गया था 1971 में, लेकिन वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया ने कब कब होस्ट किया है इस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें, यानी कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसकी यहाँ पे बात हो रही है।
तो इंडिया ने रफली इसको 1987 में होस्ट किया है। और अगर आपको याद होना चाहिए कि इंडिया ने जीता कब है, ये रिकॉल करिए, इंडिया वॉन तो 1987, 1987, 1996 और फिर हमने 2011 में इसको होस्ट किया एंड देन अभी हमने चौथी बार 2023 में होस्ट किया। और ये इट वाज द ओनली टाइम कि हमने अकेले होस्ट किया, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ और यहाँ पे बांग्लादेश एंड श्रीलंका के साथ होस्ट किया था हम लोगों ने, ठीक है। ये अकेले हम लोगों ने होस्ट किया था और जो 2031 है वो भी बांग्लादेश के साथ होस्ट करेंगे। इंडिया जो है जीता था क्रिकेट वर्ल्ड कप एक तो 1983 में और 2011 में 2011। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ और आर स्पोकन इन मेघालय, इनमें में से कौन सी भाषा मेघालय में बोली जाती है? कोक बरोक, गारो, खासी। तो गारो खासी तो भाई सबको पता है, तो ये हटा सकते हैं आप, ठीक है, ये हटा सकते हैं। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, 3 नहीं 2 होगा। क्यों? क्योंकि कोक बरोक जो है त्रिपुरा में बोली जाती है, त्रिपुरा और सर्टेन पार्ट ऑफ जो बांग्लादेश है, बिकॉज हमें पता है कि जो त्रिपुरा है स्टेट यहाँ पे वो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना कि बांग्लादेश से 3 साइड्स से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा स्टेट, ठीक। मेघालय की अगर बात करें तो मेघालय की 3 हिल्स हम पढ़ते हैं बार बार, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया। गारो जो हैं हिल्स, गारो हिल्स, यहाँ पे वंगाला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। एक्चुअल में ट्राइब के नाम पे हिल के नाम पड़े हैं, ठीक है। तो वंगाला करके यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से जानते हैं। फेस्टिवल ऑफ 1000 हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही जोश में थे। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स बोलते हैं इसको। देन गारो खासी में कौन सा होता है? हम लोगों ने याद किया था कि भाई नंगे कर्म करोगे तो खांसी हो जाएगी, ठीक है। जो छोटे बच्चे करते हैं, कैसे कर्म करते हैं? नंगे में नहाते हैं ना, तो बरसात होती है तो नॉन क्राइम की अगर बात करें तो इसको कुछ नहीं बोलते हैं। और जयंतिया की अगर बात करें तो इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? सॉरी, जयंतिया ट्राइब कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? बेहदीन खलाम, ठीक है, बेहदीन खलाम। और भी हमारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि खासी सेलिब्रेट करती है आपका चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होता है, ठीक है, शद शुक्र करके एक फेस्टिवल होता है। ये सारे फेस्टिवल कहाँ के हैं? मेघालय के हैं। मेघालय की खासी हिल्स में मौसिन राम है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। सीजल 2022 और 2023 दोनों में पूछा गया, ठीक। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स किस फेस्टिवल को बोलते हैं जिसका नाम H से स्टार्ट होता है और वो उस स्टेट से शुरू उस स्टेट में किया जाता है, फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ की डेकेडल ग्रोथ रेट सबसे लोवेस्ट थी, नेगेटिव 0.47% इंडिया इन द 2011 का सेंसस। 15th डैश अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड अ रिचुअल कॉल्ड एज हिरण्यगर्भ, यानी कि राष्ट्रकूटा वो कौन सा रूलर था जिसने कि अपने चालुक्य चीफ को मतलब ओवरथ्रो किया था, हराया था और हिरण्यगर्भ नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया था। ये दंती दुर्ग था जो फाउंडर था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का, यही चलता ही था। जैसे चालुक्यास थे, ये किसके फ्यूडेटरीज थे? ये किसके सामन थे? फ्यूडेटरीज ऑफ कदम्ब ऑफ बनवासी, कदम्ब ऑफ बनवासी के ये फ्यूडेटरीज थे। राष्ट्रकूटा इनके फ्यूडेटरी थे, मतलब इनके अंडर में काम करते थे। बाद में जब ये डायनेस्टी धीरे धीरे वीक होने लगती थी, लास्ट में हर जगह, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में हर जगह देखने को मिला, तो जब धीरे धीरे वीक होने लगती थी तो जो मिलिट्री चीफ होता था वो मिलिट्री चीफ उस किंग को मार देता था अपने, और अपनी एक अलग सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर देता था, ठीक है। तो कदम्बाज ऑफ बनवासीस, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दंती दुर्ग, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जिसने चालुक्य को हराया। चालुक्य ध्यान रखना, ये लेटर चालुक्य है, बिकॉज हमने पढ़ा था चालुक्य डायनेस्टी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो ये इनको हम बोलते हैं चालुक्याज ऑफ बादामी या अर्ली चालुक्य, यहाँ पे थे उड़ीसा वाले रीजन में चालुक्याज ऑफ वेंगी। पल्लवाज था क्या कि चालुक्य रूलर थे पुलाकेशिन वन ने बनाया था, पुलाकेशिन वन ने इनको कदम्ब को हरा के। पुलाकेशिन 2 सबसे वन ऑफ द पावरफुल रूलर थे। पुलाकेशिन 2 ने महेंद्र वर्मन को हराया, पल्लव रूलर थे। महेंद्र वर्मन वन के बेटे नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलाकेशिन 2 को हराया, और जब हराया तो धीरे 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 पल्लव का एक्सटेंट बढ़ता गया, चालुक्य कम होता गया। और जब बाद में चालुक्य एक टाइम पे थोड़े से पावरफुल एमर्ज हुए, जब पल्लव थोड़े से पीछे हटने लगे, तो उनको बोलते हैं लेटर चालुक्याज, ठीक है। तो ये जो होंगे ना हमारे लेटर चालुक्य में आएंगे। और ये किसको हराए थे? ये राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, ये कीर्ति वर्मन सेकंड को हराए थे, ठीक है, कीर्ति वर्मन द्वितीय। पल्लवों को हरा के आ रहे थे ये वहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और जब हरा के आया तो राष्ट्रकूटा जो चीफ था दंती दुर्ग, उन्होंने कीर्ति वर्मन सेकंड को हरा दिया। तो चालुक्य 3 है, चालुक्यास बादामी या फिर अल्लू चालुक्यास, चालुक्य वेंगी और लेटर चालुक्यास। ये भी बादामी के ही चालुक्य हैं लेकिन लेटर चालुक्य हैं ये, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। राष्ट्रकूटा हमने देखा था, राष्ट्रकूटा ही चीफ थे कृष्ण वन, जिन्होंने
टेम्पल बनवाया था, कैलाश टेम्पल, जो हमने पीछे पढ़ा था। चालुक्य डायनेस्टी जो है ये वेसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। रावण फाड़ी केव्स हो गई, आपका दुर्गा टेम्पल हो गया एट अहियोल, ठीक है, ये सारे जितने भी कर्नाटक में आसपास देखने को मिलते हैं आपको, वो चालुक्य डायनेस्टी ने ही बनवाए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और राजा तो हम देख चुके। राजेंद्र नागभट्ट कौन थे? ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे। वही गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी, त्रिपक्षीय युद्ध में। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कौन कौन इन्वॉल्व था? गुर्जर प्रतिहार नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से राष्ट्रकूटा, और ईस्ट इंडिया से पाल डायनेस्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू रिसीट इट इज कॉल्ड एज। यदि सरकारी राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक हो तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए, अभी आई होप बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए कि अभी पहले भी पीवाईक्यू सीरीज़ में एक दो बार बता चुका हूँ एटलीस्ट, और अभी जो बजट वाली क्लास ली थी उसमें भी, कि भाई दो पॉकेट होती हैं, एक रेवेन्यू वाली पॉकेट होती है, एक कैपिटल वाली पॉकेट होती है। सारी चीज़ें हमें पता है। अभी यहाँ पे हम सिर्फ डेफिसिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि मैंने बजट वाले में भी डिस्कस किया था, बट यहाँ पे अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। घाटा तब होता है जब आपकी इनकम कम होती है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, यानी कि रेसीट्स, इकोनॉमिक टर्म्स में बोले रेसीट्स, यानी कि इनकम कम होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। अब ये कई तरह का हो सकता है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट का बात करें तो इसका मतलब होता है सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज एक्सपेंडिचर ज़्यादा है ना, तभी तो खर्चा ज़्यादा होगा, तभी तो खर्चा होगा, माइनस रेवेन्यू रेसीट, इसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अगर आगे बात करें, अगर पूछ ले, चलो पहले ये बात कर लेते हैं फिस्कल घाटा, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होता है। ये सबसे आप समझ लो मेन टाइप ऑफ डेफिसिट है। इसमें आप क्या करते हो, आप टोटल एक्सपेंडिचर पहले लिखा जाएगा बिकॉज डेफिसिट है, ऑब्वियस बात है इसलिए, माइनस टोटल रेसीट यानी इनकम, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स को हटा देना है आपको। बोरोइंग्स को इसलिए हटा देना क्योंकि वो ये जो आपने उधार लिया है देना भी तो पड़ेगा, भले आपको अभी लग रहा है कि हाँ ये आपकी इनकम थोड़ी ना एक्चुअल में, वो तो आपको देना है, तो इसलिए बोरोइंग्स हटा देना इससे। प्राइमरी डेफिसिट होता है जब आप फिजिकल डेफिसिट में राजकोषीय घाटे में इंटरेस्ट पेमेंट को घटा देते हो, जो लोन में इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है उसको अगर आप घटा देते हो तो आपको प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करती है इनको, सो दैट डेफिसिट को अलग अलग तरह से दिखाया जा सके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कैपिटल डेफिसिट ऐसा चाहिए गवर्नमेंट अलग से नहीं लाती है। ठीक, क्लियर है। और इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट अगर कभी पूछ ले तो उसको वो बोलते हैं जहाँ पे, या फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अगर पूछ ले तो मतलब ये है कि कुछ ऐसा जो ग्रांट होते हैं, हमें पता है जो ग्रांट होते हैं, यानी जो एक तरह से सरकार देती है किसी राज्य को कि भाई लो, वो लोन अलग होता है। लोन होता है कि आपको उस पर ब्याज चुकाना होगा। ग्रांट हो गया कि हमारी तरफ से खराब समझ सकते हो आप, ठीक है, कि हमने आपको दे दिया डोनेशन, उस पर आपको कुछ ना तो लौटाना है ना तो ब्याज देना है। ये रेवेन्यू हेड में आता है, रेवेन्यू हेड में आता है। ग्रांट अगर आपको किसी मिली है कहीं से, वर्ल्ड बैंक ने मान लो इंडिया को ग्रांट दे दी तो इसमें आएगी, ठीक है। लेकिन ग्रांट अगर किसी स्टेट को दिया मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी, ठीक है, रेवेन्यू में आएगी। लोन आता है कैपिटल में और ग्रांट आती है इसमें। तो कुछ जो ग्रांट दिया है केंद्र सरकार ने, उससे कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा होगा, स्कूल रोड ये सब कुछ बन रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं बाद में एक आय का स्रोत बनेगा। तो उसमें आप हटा देते हो इस ग्रांट को तो इफेक्टिव होता है, लेकिन वो पूछता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। ये तीन याद रखिएगा, फिस्कल को भूलिएगा नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये रेवेन्यू की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 17th। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो आम चुनाव होते हैं, जो 18वें वाले इस बार होने वाले साल। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी विल इलेक्ट ओनली वन मेंबर, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही मेंबर होता है। बिल्कुल ये बात सही है। आर्टिकल नंबर 82, अनुच्छेद नंबर 82 किसकी बात करता है, सेटिंग अप ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन, यानी कि परिसीमन, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, यानी एक परिसीमन आयोग के गठन की बात करता है कि एक परिसीमन आयोग बनेगा और वो परिसीमन आयोग जो है डिफरेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरे देश को बांटेगा और हर राज्य को पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटेगा, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सेम नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे डीप में हम एंटर नहीं करते हैं। ठीक, तो प्रायर टू 1962 देर वर बोथ सिंगल मेंबर एंड मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी होती थी। 1962 से पहले एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो लोग भी खड़े हो सकते थे, लेकिन ये प्रायर टू 1962 उसके बाद ये गिव अप कर दिया गया था। अभी भी यूके में होता है ये, ठीक है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वॉज हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग 1951-52, ये भी सही है। द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज 543, गलत है। 543 नहीं थी, रफली 489 थी, तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा है कि नहीं, वैसे तो डेटा यहाँ पे भी है, लेकिन ये आपका गलत होगा। और आंसर यहाँ पे फोर्थ गया आपका 1 2 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ। कल हम लोगों ने देखा था, ये हिंदी में है, कल हम लोगों ने क्या देखा था कि 17 अप्रैल
1952 को क्या हुआ था, लोकसभा पहला कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और इसकी पहली सिटिंग कब हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा की वहीं पे अगर बात कर लें तो ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एंड 13 मई को इसकी पहली सिटिंग हुई थी। और ये हिंदी नेम्स कब अडॉप्ट किए गए थे दोनों के, 1954 में हिंदी नेम्स वर अडॉप्टेड, हिंदी नेम्स अडॉप्टेड, ठीक है। जो पहले लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल बोलते थे और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट, तो अभी हम इसको हिंदी नेम से लोकसभा और राज्यसभा से पुकारने लगे, ठीक। लोकसभा के पहले हमारे स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले हमारे डिप्टी स्पीकर कौन थे लोकसभा के, M.A. अयंगर, ठीक है। ये हमारे पहले डिप्टी स्पीकर थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। RBI पब्लिशेस figures for 4 alternative measures of money supply M1, M2, M3 and M4. In this context, which of the following is called as narrow money? अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका मतलब अभी IB में पूछा गया और SSC में तो काफ़ी रिपीट होता ही होता है, और ये मैंने जो IB की एक्सपेक्टेड क्लास करवाई थी उसमें भी करवाया था, डायरेक्टली आ गया आपका क्वेश्चन ये कि नैरो मनी, मैंने बिल्कुल यही क्वेश्चन करवाया था MCQ के फॉर्म में कि नैरो मनी में से कौन सी है, और ये हम लोग पहले देख भी चुके हैं कि हमारी ये मनी सप्लाई के 4 मेजर्स होते हैं। तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे, M0 होता है एक, ठीक है, M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। M0 क्या होता है, करेंसी इन यूज़ प्लस जो अदर डिपॉजिट्स हैं इन RBI, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स इन RBI या फिर विद RBI। M1 क्या है, M0 में डिमांड डिपॉजिट, कल बताए थे तुम्हें डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग जो होता है, सेविंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग जैसे हम लोग करते हैं, करंट मतलब जो बिजनेसेस अकाउंट खुलवाते हैं उसको करंट अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं, जिससे कभी भी पैसा इधर उधर निकाला जा सकता है। M2 की अगर बात करें तो M2 होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग्स हैं वो, ठीक है। M3 क्या होता है, M1 में टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट भी जिसको बोलते हैं वो जोड़ दो। कल तुमसे पूछे थे इन दोनों में से कौन ज़्यादा लिक्विड होता है, तो ये ज़्यादा लिक्विड होता है, मोर लिक्विड। लिक्विडिटी का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में पैसा, तुम ATM में गए पैसा खड़ाक से निकाल लिए, टाइम डिपॉजिट वाले फिक्स डिपॉजिट तुरंत निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे, तो ये कम लिक्विड है। M4 की अगर बात करें तो इसमें M3 प्लस ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, ऑल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। M0 जो होता है ना, इसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, HPM, हाई पावर्ड मनी। और M1 और M2 होते हैं, इनको बोलते हैं कलेक्टिवली नैरो मनी, क्योंकि नैरो है। अब टाइम डिपॉजिट ले लिए तो ये ब्रॉड हो गया, यानी M3 और M4 कलेक्टिवली हो जाते हैं ब्रॉड मनी, और इसमें सबसे ब्रॉड अगर पूछ ले तो M3 ही होगा, ध्यान रखते हैं M4 नहीं। आंसर यहाँ पे होगा, नैरो पूछ रहा है तो M1 एंड M2 होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट्स श्रीलंका फ्रॉम इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो ये आई थिंक सभी को पता ही है, पाक जल डमरूमध्य, पाक स्ट्रेट है ये, ठीक है, जो इस तरह से इंडिया है और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। स्ट्रेट होता क्या है, स्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है, 2 बड़े वाटर मासेस को जोड़ता है और 2 बड़े लैंड मासेस को अलग करता है। तो पाक स्टेट की अगर बात करें तो किसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और ये अरेबियन सी है, अरब सागर है, तो इन दोनों को जोड़ रहा है। अलग किसको कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है। बेरिंग स्टेट ये सब भी देख लेते हैं। तो बेरिंग स्टेट ये देखिए, ये है यूएसए का अलास्का है, जो पहले रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, आज भी रशिया इस पर पाश्चाताप करता है कि क्यों दे दिया ये यूएसए को, ठीक है। तो ये अलास्का है, ठीक है, यूएसए का पार्ट, और ये रशिया है, यानी कि एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, बिकॉज इसके यहाँ पे ये कनाडा है जो कि नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, और ये हमारा क्या है, ये एशिया है ना। तो रशिया जो है वो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो ये बेरिंग स्टेट है, बेरिंग जल डमरूमध्य स्ट्रेट है, ये एक तरह से नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है। किसको कनेक्ट कर रहा है ये, आर्कटिक ओशन को नॉर्थ पैसिफिक ओशन, या फिर आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, जो सबसे गहरा महासागर भी, उसको कनेक्ट करता है। अलग किसको कर रहा है, यूएसए को रशिया से, या फिर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया से अलग कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्टेट। देन आते हैं स्टेट ऑफ मलक्का। स्टेट ऑफ मलक्का ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये किसको जोड़ता है या फिर किसको अलग करता है। तो अलग तो ये मलेशिया को करता है, सुमात्रा, ये सुमात्रा इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा, इसको अलग अलग करता है। जोड़ता किसको है, ये साउथ चाइना सी वाला पार्ट है ये, और ये है हमारा अंडमान सी। तो साउथ चाइना सी को अंडमान सी से अलग करता है, और ये सब बहुत बिजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है ट्रेड के लिए ये, ठीक है। दोनों इंडिया और चाइना दोनों इस पर कब्जा करना चाहते हैं। इंडिया का तो हक है भाई, ठीक है, लेकिन चाइना ज़बरदस्ती कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये कौन सा, स्टेट ऑफ बाबल मालदीव, बाबल मालदीव जल डमरूमध्य। अब यहाँ पे देख सकते हैं नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, किसको जोड़ रहा है, रेड सी को, गल्फ ऑफ एडन यानी कि लाल सागर को एडन की खाड़ी से जोड़ रहा है बाबल मालदीव स्टेट, और इसको हम
गेटवे ऑफ या फिर गेटवे टू टीयर्स, आंसुओं को द्वार भी बोलते हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली कितनी न्यूज़ आ रही हैं, आप सुनते होंगे कि शिप जो है, शिपों पे जो हमारे जहाज़ हैं जो ट्रेड के लिए जाते हैं उन पे हमले होते हैं, ठीक है। अभी इंडिया के ही 2 शिप्स में देखने को मिला है, और भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, ठीक है। यमन का जो हौती रिबल ग्रुप है उसने काफ़ी अटैक यहाँ पे मार रखे हैं, और ये तो सोमालिया वगैरह के पायरेट्स तो एक्टिव हो ही चुके हैं। फिर इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, बिकॉज ये हॉर्न की तरह दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। यहाँ पे बड़े पिक्चर में आप देख सकते हो, ये है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान से, है नहीं, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ को, और हमारी जो पर्शियन लैंग्वेज है वो अब हमें पता है कि हमारी क्लासिकल लैंग्वेज एक बन चुकी है इंडिया में। टोटल 9 हो गई हैं और उसमें से एक है ये, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज, इसको फ़ारसी भी बोलते हैं। तो गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, और अलग किसको कर रहा है, ईरान को इससे यूएई या फिर ओमान से अलग करने का काम कर रहा है ये, ठीक है। एंड दी नेक्स्ट वन इज स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, या फिर बॉस्फोरस स्टेट इसको बोलते हैं, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य बोलते हैं। पहले आप बिगर पिक्चर में देख लो ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ये है बॉस्फोरस स्टेट, ठीक है। ये है आपका ब्लैक सी यानी कि काला सागर, और यहाँ पे है आपका सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ऊपर है आपका ब्लैक सी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपका सी ऑफ मर। एक्चुअल में ये है क्या, बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे उसको आप देख नहीं पाओगे, यहाँ पे क्लियरली देखो, ठीक है। ये है ब्लैक सी और ऊपर नीचे सी ऑफ मरमरा। ये यूरोप को टर्की से, एक्चुअली में दोनों टर्की है, ये भी टर्की और ये भी टर्की है। ये टर्की है आपका एशिया का, और ये टर्की है आपका यूरोप का। इसको, इस वाले टर्की का यहाँ पे आपको एक पेनिनसुला देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं एनाटोलिया, ठीक है। एनाटोलिया करके ये पेनिनसुला है यहाँ पे, टर्की का जो एशिया वाला भाग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे टर्की नहीं बोलते हैं इसको, इसका नाम तुर्की हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, जिसकी कैपिटल इस्तांबुल है। तो ये तुर्की हो गया, रशिया हो गया, ये एशिया में भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं, ये दो कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं। जैसे कि इजिप्ट की बात करें, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, सर्टेन पार्ट इसका एशिया में भी फॉल हो जाता है, और मेजर पार्ट इसका अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं कि मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स में फैली हुई हैं, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कर्च स्टेट देख लेते हैं। कर्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसमें कर्च स्टेट पे पूरी तरह से कब्जा जो है रशिया ने जमा रखा है। कर्च स्टेट किसको जोड़ने का काम कर रहा है, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी से जोड़ रहा है, और किसको अलग कर रहा है, ये क्रीमिया रीजन है जो कि पहले यूक्रेन का था, एंड इट हैज़ बीन ऑक्यूपाइड बाई रशिया, और रशिया का जो पार्ट है मेन लैंड उसको अलग करने का काम कर रहा है। वो मत याद करिए आप किसको अलग कर रहा है, लेकिन ये याद करिए किसको जोड़ रहा है। कर्च स्टेट अगेन वही, बॉस्फोरस में भी किसको जोड़ रहा है ये याद करिए, इसमें भी किसको जोड़ रहा है ये याद करिए। आप लैंड मासेस को मत याद करिए कि किन लैंड मासेस को अलग कर रहा है, सिर्फ इतना याद करिए किसको जोड़ रहा है। बस इंडिया वाले में, पाक स्टेट और बेरिंग स्टेट में बस याद रखना कि किसको अलग कर रहा है और किसको जोड़ रहा है, दोनों चीज़ों को, ठीक है। बाकी किसको अलग कर रहा है ना। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष है। मुझे बताने की जरूरत होनी ना चाहिए ये वाला, ठीक है। आर्टिकल 64 आप ये रिकॉल करिए, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट, इसको तो हम मतलब एकदम बच्चा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है खत्म, और इसका जो पीडीएफ है इस लेक्चर का, ये जो हम लोगों ने पीपीटी का पीडीएफ है, ये आपको मिल जाएगा परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे डेली क्विजेज होते हैं, उनको भी लगाते रहिए। और अगर आपको इसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो पीडीएफ कोर्स पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ कोर्स पार्ट 3, और जो बैच है उसके अंदर ये सब कुछ आपको फ्री में रहेगा, ठीक है। मतलब जो बैच है उसके अंदर ये फ्री है पीडीएफ कोर्स। अगर आपको अलग से लेना है तो आप परमार अकेडमी ऐप पे जाके, फिर www.parmaracademy.in पर लॉगिन करके वहाँ पे इनको एक्सेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो है आपके अवेलेबल है। थैंक यू।